आधिकारिक रूप से मॉनसून का वक्त है 1 जून से 30 सितंबर का, यानी 30 सितंबर को मॉनसून की विदाई का वक्त माना जाता है। अब राजधानी दिल्ली से तो मॉनसून की वापसी का आधिकारिक ऐलान हो ही गया है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि देश के कई हिस्सों में मॉनसून का लेट विड्रॉवल यानी विलंबित वापसी होगी। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक, वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती हैं खबरें साइंस, हेल्थ और पर्यावरण के साथ क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों की। इस साल मॉनसून के पिछले 4 महीनों जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि सितंबर भी अब खत्म होने को है, इसने कोहराम मचाए रखा। पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में कहीं बारिश कम हुई तो उत्तर से लेकर पश्चिमी और मध्य भारत में बारिश ने काफ़ी ज़्यादा आपदाओं का रूप भी धारण किया। और बारिश जो है, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो, पंजाब हो और जम्मू कश्मीर हो, या मुंबई के इलाके हों या उससे लगे हुए दूसरे क्षेत्र हों, वहाँ पर असामान्य रूप से ज़्यादा हुई। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। उत्तराखंड और हिमाचल में तो कई जगह क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हुई। और बंगाल की खाड़ी में जिस तरह से वार्मिंग हो रही है, और कलकत्ता में जो हमने पिछली 22-23 सितंबर को देखा, जहां 24 घंटे में 250 मिलीमीटर की बरसात हुई। और ये मिलीमीटर में बरसात क्या होती है, इस बारे में मैंने एक वीडियो किया है, मैं बताते रहा हूं कि उसे देखिए ज़रूर। उस वीडियो का लिंक मैं एक बार फिर से यहाँ शेयर करूँगा। न केवल कोलकाता में 24 घंटे में 250 मिलीमीटर बारिश हुई, बल्कि वहाँ 22-23 सितंबर की दरमियानी रात तड़के सुबह 1 घंटे के भीतर लगभग 98 मिलीमीटर बारिश हुई। बिल्कुल लगभग 100 मिलीमीटर जो 1 घंटे के भीतर बारिश क्लाउड बर्स्ट का पैमाना है, उसके बहुत करीब पहुंच गया। तो ये चीज़ें सवाल खड़े करती हैं कि क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज का मामला है या ये शहरी विकास का मामला है, और इससे जो जनधन की हानि होगी, खास तौर से किसानों की जो कृषि पर असर पड़ रहा है, उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है, उसका साफ मतलब यह है कि क्लाइमेट चेंज हमारी अर्थव्यवस्था को पंगु कर रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि मॉनसून जाते जाते भी एक चेतावनी दे रहा है। तो मैंने स्काईमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट और मौसम विशेषज्ञ महेश पलावत से इस बारे में बात की। जी, पहले तो मैं समझना चाहता हूं कि इस साल का जो पूरा मॉनसून रहा, सबसे पहली याददाश्त हमें आती है कि जून के महीने में जब हिमाचल में ज़बरदस्त बारिश हो गई, तो उसके बाद से लगातार हमने ऐसी स्थितियां देखी हैं। तो इसको आप एक मौसम विज्ञानी के तौर पर ये क्या है जो पूरा हो रहा है, इसके कारकों को कैसे देखते हैं? देखिए, जो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से ये जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, बढ़ना शुरू हो गई हैं। और जो मानसून था, इस बार ऐसा लग रहा था कि मानसून बहुत ज़्यादा विग्रस नहीं रहेगा, क्योंकि लानीना नहीं बना था, न्यूट्रल कंडीशन बनी हुई थी। तो उम्मीद ये दिखाई दे रही थी कि ये नॉर्मल रहेगा, लेकिन अभी 107% ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा है। और शुरुआत से जो मानसून का जो ऑनसेट था वो टाइम पे हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि हिमाचल और उत्तराखंड में जो क्लाउड बर्स्ट वगैरह के इंसिडेंट बढ़ने लगे और जुलाई में जाकर काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो ये दोनों चीज़ें हैं, एक तो मानसून का कुछ पैटर्न बदल रहा है, ऊपर से क्लाइमेट चेंज को भी हम इससे जोड़ सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो एयर टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि एयर की कैपेसिटी जो होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की, वो बढ़ रही है। तो अगर एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो जो बादल बनते हैं वो काफ़ी ऊंचे बनते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी रेन दे सकते हैं वो 2-4 घंटे में। जो 4 दिन में होती थी बारिश, वो 1 दिन में हो जाती है। जो 24 घंटे में होती थी, वो 4 घंटे में हो जाती है। तो इससे जो नुकसान ज़्यादा हो रहा है। और आपको मालूम ही है कि बाकी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है, जो डेवलपमेंट है बिना प्लानिंग के हो रहा है, वो भी एक फैक्टर है, लेकिन वेदर भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो महेश जी जो बात बता रहे हैं, अगर मैं गलत हूँ सही कीजिएगा, ये भी कहा जाता है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो 7% रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो जो बात आप कह रहे हैं कि उसका वाटर को होल्ड करने की, मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मैं आपसे जो कारकों का आपने जिक्र किया वो आम आदमी के लिए समझाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले हम अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में जो 23 सितंबर को बारिश हुई, उसने 137 साल में उस छठी सबसे ज़्यादा बारिश कह रहे हैं, और पिछले 39 ईयर्स में 1986 के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा बारिश कह रहे हैं। 24 घंटे में 250 मिलीमीटर बारिश हो गई। तो कोलकाता की बारिश के पीछे आपका क्या अनुमान है, क्या आप लोग देख पाए? देखिए, इसका प्रेडिक्शन तो नहीं हुआ था,
ये न तो हमने किया था, हमने हैवी रेन बताई थी, पर इतनी हैवी होगी ये हमारा अंदाजा भी नहीं था, मौसम विभाग ने भी नहीं बता पाए। उसका कारण ये था कि जो डिप्रेशन बन रहा था, लो प्रेशर एरिया बन रहा था, वो गंगे पश्चिम बंगाल और उसके थोड़ा सा और साउथ में था, नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में था, और उसका ट्रैक था कि उड़ीसा से होता वो आगे जाएगा। और जो गंगे पश्चिम बंगाल था, जो गंजेटिक वेस्ट बंगाल था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं थे। लेकिन जब भी कोई डिप्रेशन या लो प्रेशर एरिया बनता है तो जो मॉइस्चर फीड है वो आना शुरू होता है। तो मॉइस्चर फीड काफ़ी तेज़ी से आया, और इस समय जो बंगाल की खाड़ी है उसके समुद्री सतह के तापमान बढ़े हुए हैं। और यूजुअली क्या होता है कि मानसून के समय समुद्री सतह के तापमान थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन जब ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो जो मॉइस्चर फीड ज़्यादा मिलता है और वेदर सिस्टम ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, बादल ज़्यादा बनते हैं। तो ये सारा एक तरह से सिस्टम बना, और जो बादल बने, जो कन्वेक्टिव क्लाउड बने, लगातार मॉइस्चर फीड मिलता रहा, वार्मिंग थी समुद्री सतह में, तो वो जो बादल रीजनरेशन होता रहा, यानी कि जो कन्वेक्टिव क्लाउड बनते हैं जिसको क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं, वो लगातार बारिश देते हैं। और उसके बाद यहाँ से अगर बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं आ रही थी और उधर से मानसून विड्रॉ हो रहा था, तो मानसून विड्रॉ हो रहा था, वहाँ से पश्चिमी हवाएं आ रही थी, तो ये वेदर सिस्टम को आगे नहीं जाने दिया। यानी कि अगर ये और आगे चला जाता, बिहार की तरफ जाता, नेपाल की तरफ जाता, या झारखंड की तरफ, नीचे से अगर झारखंड की तरफ चला जाता, तो ये रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, एक ही जगह में बरसता रहा। वो इधर से पुश कर रहा था, उधर से पश्चिमी हवाएं पुश कर रही थी, तो एक ही जगह वो रुका रहा। और उसके बाद क्योंकि मॉइस्चर फीड लगातार आ रहा था, वार्मिंग थी, तो रीजनरेशन होता रहा। यानी एक क्लाउड डिसअपेट हुआ, उसके बाद फिर रीजनरेट हो गया, तो 24 घंटे लगातार इस तरह की बारिश हुई। तो जो एक तरह से अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन ये हुई। महेश जी को अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वो काफ़ी आसानी से स्काईमेट वेदर पर समझाते हैं इन चीज़ों को। और अगर आप बारिश कितने तरीके की होती है, जो कन्वेक्टिव रेन की वो बात कर रहे हैं, वो क्या है, ओरोग्राफिक रेन क्या होती है, या साइक्लोनिक रेन क्या है, इस पर भी मैंने एक वीडियो किया है, अगर आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं आम आदमी के लिए। इस साल भी कहा जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साउथ वेस्ट मानसून और ईस्ट से जो बंगाल की खाड़ी से जो आती हैं हवाएं, इनके बारे में थोड़ा, इन तीनों के बारे में थोड़ा समझाइए, क्या होता है जिसकी कॉम्बिनेशन की वजह से इतनी सारी बरसात होती है। देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है कि जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ से बादल उठते हैं, और आपको मालूम है कि वेस्टर्ली जेट चलती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ हवा चलती है, तो वहाँ से जो बादल बनते हैं, स्टॉर्म बनते हैं, वो लगातार पूरे साल ये इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहुंचते हैं, और वहां पर उनको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, तो वो बारिश देते हैं, और सर्दियों में बर्फबारी देते हैं। तो जैसे जैसे क्या होता है कि ये सन की पोजीशन के साथ मूव करते हैं। जब सन सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है सर्दियों में, तो सारे वेदर सिस्टम भी लोअर लैटिट्यूड पे आ जाते हैं और भारत के जो भूभाग को इम्पैक्ट करते हैं, जो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक करते हैं। और जब गर्मियाँ आती हैं, सन ऊपर आता है, तो वो सारे चाइना वगैरह की तरफ और रशिया की तरफ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहे मानसून में भी, जबकि इतने नहीं आते, इस बार आते रहे और उनका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आते हैं तो मॉइस्चर बढ़ जाता है, पहाड़ों पर बढ़ जाता है, उनके प्रभाव से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाते हैं पंजाब और हरियाणा के ऊपर। तो उनको नमी मिलती है, ये अरब सागर से साउथ वेस्टर्ली विंड आती है, वो मिलती है, और यहाँ से जो लो प्रेशर एरिया बन रहे थे जो पूर्वी भारत में, वहाँ से जो नमी आ रही थी बंगाल की खाड़ी से, एक अरब सागर से आ गई, बंगाल की खाड़ी से आ गई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो 2000 मेरे ख्याल से 13 में हुआ था या 15 में, जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी, तो वो यही था, बहुत बड़ा सिस्टम बना था। तो उसी तरह के इस बार कॉम्बिनेशन बनते रहे, और ये जो धराली का इंसिडेंट हुआ, और ये आपका किश्तवाड़ में हुआ, और उसके बाद ये शिमला वगैरह और ये मंडी में हुआ, तो ये यही था कि ये तीनों जो कॉम्बिनेशन थे, उसके कारण ये इंक्लीमेंट वेदर या बहुत एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने को मिले। अच्छा, कोलकाता की बारिश के बारे में अभी जो एक रिसर्च पेपर आया है, उसमें आपको उन्होंने कोट किया है, और आपने उसमें कहा है कि बंगाल की खाड़ी का पानी गर्म हो रहा है, और आम दर्शकों के लिए ये समुद्र का गर्म होना ये बारिश पर कैसे असर डालता है, इससे थोड़ा समझ। देखिए, क्या होता है कि जो साइक्लोजेनेसिस होती है या जो तूफान बनते हैं, क्या होता है कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में, जून के सेकेंड हाफ से लेकर के सितंबर तक जो मानसून आता है, तो जो टेम्परेचर है वो सबसाइड हो जाते हैं पूरे भारत के, क्योंकि लगातार बारिश हो रही होती है। तो और ये जो समुद्री सतह के तापमान है, यानी कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है, अगर ये 28 डिग्री से ऊपर हो जाता है, तो तब ये तूफान बनने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब जो अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे
तो गर्मी के कारण हवा ऊपर उठेंगी तो आसपास की हवा उसको उस गैप को भरने के लिए आएंगी, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाती है विंड, और अगर उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमती है तो वो उठने लगती है, ऊपर की तरफ उठती है। और अगर समुद्र के सतह के तापमान ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो लगातार वहाँ से वो बादल बनते रहते हैं, मॉइस्चर आता रहता है और वो धीरे धीरे कन्वेक्शन ऊपर जाता है। और अगर ऊपर की तरफ डाइवर्जन अच्छा है, यानी कि जब ऊपर आया और वहाँ से अगर डाइवर्जन है तो वो हवा ऊपर की तरफ चलती रहती है, बादल बनते रहते हैं और वो बारिश देते रहते हैं। राइट। तो ये एक स्थिति है जो महेश जी ने समझाई, और इसको मैं थोड़ा और आसान अगर कर सकूं, जो कन्वेक्शनल फिनोमिना है वो संवहनी हिंदी में उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादातर बंगाल की खाड़ी से दिखाई देता था, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग जिसका जिक्र टेम्परेचर राइज का महेश जी भी कर रहे हैं, उसकी वजह से अब अरब सागर से भी तूफान उठ रहे हैं जो पहले चक्रवाती तूफान नहीं उठा करते थे। उसके बारे में हम कभी बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये कहना सही होगा कि आने वाले दिनों में ऐसी चरम बारिश की घटनाएं और बढ़ेंगी, और अगर बढ़ेंगी तो क्या आप लोगों का अनुमान है कि उसके इम्पैक्ट क्या होंगे एग्रीकल्चर पर, उनकी आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, और ये कितना कठिन है? क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर को एक ब्लैंकेट मान के चलें कि एक ब्लैंकेट है जो जिससे हमारी अर्थ जो है सुरक्षित हो रही है, तो अगर उस ब्लैंकेट में परत की परत हम बढ़ाते जाएं, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं, तो आप देखिए कंबल मोटा होता जाएगा, तो वो नुकसान करेगा। और वो उसमें क्या होगा कि जो एयर टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाएगा, जैसे मैंने बोला है कि मॉइस्चर ज़्यादा आएगा, हीटिंग बढ़ेगी, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो जो बारिश है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो समुद्री तूफान बनेंगे ज़्यादा उग्र बनेंगे, और जो बारिश होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि आप स्टैटिकली देखेंगे तो वो बारिश उतनी की उतनी है, लेकिन उसका जो वो है शॉर्ट स्पेल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो गया, लेकिन एक ही जगह वो बारिश, उससे किसानों को ये नुकसान होता है, या तो वो सूखे में रहते हैं, जैसे कि अभी बिहार में सूखा पड़ा था, राजस्थान में बारिश नहीं हो रही थी, 1 महीने से बारिश नहीं हुई, जैसे ही ये बारिश हुई तो इतनी ज़्यादा हो गई, उससे फसलों को नुकसान ज़्यादा हुआ। या अगर रिमझिम बारिश होती रहती है तो फसलों को नुकसान नहीं होता, और उसके बाद जब अचानक तेज़ बारिश हो जाती है तो फसलें, यानी ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, और अगर फसल खड़ी है तो वो बैठ जाती है, तेज़ हवा चलती है, तो अगर जो फसल पकने पर है तो दाने गिर जाते हैं, तो यानी कि नुकसान ज़्यादा होता है। मतलब फसल का उत्पादन और उसकी गुणवत्ता दोनों खराब, उसके मतलब यील्ड और जो यानी कि उसकी जो दोनों चीज़ में कमी आती है, क्वालिटी में और यील्ड में। तो उसके यही और आगे देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे हम क्लाइमेट चेंज के उसको असर को कम नहीं करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, सोलर एनर्जी की तरफ जाएं, फॉसिल फ्यूल कम जलाएं, और जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन कम करें, तो तब जाकर, और प्लांटेशन लगातार करें, यानी डिफॉरेस्टेशन रेस्टोरेशन करें उसका, तब जाकर के इसको थोड़ा सा रिवर्स किया जा सकता है। तो अगर जब तक ये एड्रेस नहीं होगा तब तक ये इस तरह के और ज़्यादा होते हैं। महेश जी, एक सवाल हम जिसके बात किए बगैर वार्ता को हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो ये है कि हमारा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा एडवर्स होता जा रहा है। और पहले से हमने वाटर बॉडीज़ को ख़त्म किया, हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके बहुत सारा किया, वेटलैंड्स और जैसे जंगलों के बारे में, ग्रीनरी के बारे में तो आपने कहा, वो कितना गंभीर है। थोड़ा सा दर्शकों को उसके महत्व के बारे में बताइए कि अगर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हम कितना इकोनॉमी को बचा सकते हैं। देखिए, यही सबसे बड़े जो जड़ है वो यही है कि जो हमने अनप्लान्ड डेवलपमेंट किया है। अब जो ग्रामीण, क्योंकि वहाँ पर रोजगार नहीं है, तो वो जितने भी लोग हैं वो शहरों की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर उसके ऊपर बोझ बढ़ रहा है, और आप कंक्रीट जंगल बनाते जा रहे हैं, यानी कि ग्रीन कवर को ख़त्म करते जा रहे हैं। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ से लेकर के मथुरा आगरा तक जो खेत थे वो सारे ख़त्म हो गए, तो उस जगह पर आपने ग्रीन कवर को एक तरह से हटा दिया, और जितने भी वेटलैंड थे उनको एनक्रोचमेंट कर लिया आपने। यमुना के पुस्ताके में आप देखेंगे लगातार खेत हैं, वहाँ पर ये बिल्डिंगें बन गई हैं, तो आपने जो नेचुरल हैबिटेट था, जो नेचुरल जो फ्लो था वाटर का, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उस जगह वेटलैंड को आपने एनक्रोचमेंट कर लिया, तो वहाँ पर कंक्रीट जंगल बना दिए, गर्मी बढ़ा दी, और जंगल काट दिए, खेत खलिहान ख़त्म कर दिए। तो ये सारी चीज़ें आपने करी, उसके कारण क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ा, और जब नदी आती है अपने, जब जो उसका जो सदियों से जो रास्ता है उसको आपने रोक दिया, जब फिर से बारिश तेज आएगी तो उसी रास्ते पर आएगी, आपके जो घर हैं, मकान हैं, होटल हैं, वो सारे बह जाएंगे, जैसे कि हमने दलाली में देखा, और पहाड़ों में आप देख ही रहे हैं। तो ये सारा जो है वो जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक इस तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़े कई वीडियो हमारे
इस YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं, उन्हें ज़रूर देखिए। कुछ के लिंक भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको उन्हें देखने में और उन तक पहुंचने में आसानी होगी। और हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने पहुंचेंगे। लेकिन एक अपील आपसे करना चाहते हैं कि ऐसे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, फील्ड वर्क करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है और संसाधनों की ज़रूरत होती है। तो अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कम से कम इस चैनल को ज्वाइन तो कर ही सकते हैं। और ज्वाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और ज्वाइन का लिंक कमेंट सेक्शन में भी है। आप ज़रूर इको एंड एनर्जी टॉक को ज्वाइन कर एक जो ज़िम्मेदार कम्युनिटी है उसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको कई फ़ायदे हैं ज्वाइन करने में, आप और हम आपस में पर्सनली मिलकर बातचीत कर सकते हैं और हम कई नए आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो जो सुपर थैंक्स का ऑप्शन है उसके ज़रिए भी मदद कर सकते हैं। कम से कम इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इसे दूर तक पहुंचने में मदद करें, कमेंट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होती है। नमस्कार।